हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज की इस कोडिग्नेटर 3 ट्यूटोरियल सीरीज का चौथा सीरीज है, यानी कि चौथा पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे कि कोडिग्नेटर 3 के प्रोजेक्ट को जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद क्या क्या बेसिक सेटअप होते हैं और कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन हमें करने चाहिए, कंट्रोलर कैसे लोड होता है, कंट्रोल व्यू कैसे लोड होता है, इन सब बारे में जानेंगे। और इसमें हम कुछ कुछ फाइल्स को डिलीट करके, कुछ अपडेट करके हम दिखाएंगे आपको फाइल्स को। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबलाइम ओपन कर रखा है। पिछले तीन ट्यूटोरियल हमने बनाया था, जिसमें पहला ट्यूटोरियल था मेरा कि कोडिग्नेटर क्या होता है और उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और दूसरा ट्यूटोरियल था फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, और तीसरे ट्यूटोरियल में मैंने बताया था वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कोडिग्नेटर 3 में एक्चुअली वर्चुअल होस्ट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया था कि वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्चुअल होस्ट के बारे में नहीं जानते हैं और वर्चुअल होस्ट कैसे क्रिएट करना है ये सब नहीं जानते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस सीरीज के पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी फोल्डर स्ट्रक्चर है मेरे एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, हमें जितने भी काम करने हैं एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर काम करने हैं। और यहाँ पे दो फोल्डर है, एक मेन हमारा फोल्डर है कोडिग्नेटर ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमने इंस्टॉल किया था कोडिग्नेटर को, जिसमें हमारा एप्लीकेशन फोल्डर है और सिस्टम फोल्डर है। एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हम सारे काम करेंगे जैसे कि व्यूज, कंट्रोलर, हेल्पर एक्सेट्रा। और सिस्टम फोल्डर के अंदर जो फ्रेमवर्क का फाइल्स होते हैं, फ्रेमवर्क के डिपेंडेंसीज होते हैं, वो सभी स्टोर होते हैं जो जिसमें फ्रेमवर्क जिसके द्वारा बना हुआ होता है। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं, सिस्टम फोल्डर को एज इट इज रहने देंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं सिस्टम फोल्डर और एप्लीकेशन फोल्डर के अलावा बहुत सारे फाइल्स हमें दिख रहे हैं, तो हमें इसमें देखने में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये फाइल क्या क्या यूज हो रहे हैं। तो हम जैसे readme.rst फाइल को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोडिग्नेटर क्या है और उसके बारे में रिलीज इन्फॉर्मेशन ये सब दिया हुआ रहता है। इसका हमें जरूरत नहीं पड़ता है अगर एज ए बिगनर देख रहे हैं, लेकिन बाद में लोग रखता है कि अपने हेल्प के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके प्रोजेक्ट पे। तो अगर हम बिगनर एज ए बिगनर देख रहे हैं तो हमें ये डिलीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा है लाइसेंस। लाइसेंस फाइल जनरली हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जब यूज करते हैं तो हमें लाइसेंस फाइल मिलते हैं और उस लाइसेंस फाइल को रखना मैंडेटरी होता है। लेकिन अगर हम एज ए बिगनर अभी यूज कर रहे हैं तो अब बिगनर में हम सीखने के पर्पज से इसे डिलीट कर देते हैं ताकि हमें ज्यादा फाइल ना दिखें। नेक्स्ट होता है index.php फाइल। index.php फाइल सबसे मेन फाइल होता है इस फ्रेमवर्क का। इस फाइल में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी, तो इसको हम एज इट इज क्लोज कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग। इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं, जो कि ये गिट के बारे में बताता है, तो इसके भी हम डिलीट कर देते हैं, हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है composer.json। इसमें है आपका कि फ्रेमवर्क के बारे में डिटेल होते हैं कि कौन से फ्रेमवर्क है और क्या क्या डिपेंडेंसी है, क्या क्या यूज हो रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड डेवलपमेंट के लिए ये PHP यूनिट, VF स्ट्रीम, ये सब जरूरी है। इसके बारे में हम अभी जानेंगे नहीं, ये छोड़ देते हैं एज इट इज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर में देख सकते हैं लाइन नंबर 14 पे PHP 5.3.7 से बड़ा या बराबर होना चाहिए इस फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसको भी हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करने हैं, इसको एज इट इज रहने देने हैं। नेक्स्ट है git ignore फाइल तब इस्तेमाल होता है जब हम git का इस्तेमाल करते हैं, जब हम वर्जन डिपेंडेंसी के लिए यूज करते हैं। लेकिन अभी हम एज ए बिगिनर git का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट है edit config फाइल। इसका भी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाहर दो फाइल्स हैं। अब हमें चलने हैं एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर और इसके अंदर जितने भी काम करने हैं इसके अंदर करने हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर हैं जिसके बारे में मैंने बता दिया है पहले ही, और इसके अंदर इसके फोल्डर्स के बाद दो और फाइल्स हैं जो index.html और htaccess। अब इसे हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर रहने दे रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे index.html में देख रहे हैं आप डायरेक्टरी एक्सेस इज फॉरबिडन, और htaccess में कुछ कोड लिखे हुए हैं जो कि रिक्वायर ऑल डिनाइड और डिनाई फ्रॉम ऑल। ये अब दोनों फाइल का क्या काम है ये बताता हूँ। htaccess में जो ये कोड लिखे हुए हैं ये चेक करता है कि कहीं यूजर डायरेक्ट हमारे फोल्डर के अंदर के फाइल को एक्सेस तो नहीं कर रहा।
अगर एक्सेस कर रहा है तो उसे कुछ मैसेज दे देंगे। लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए लोकल होस्ट में मैंने जैम्प स्टार्ट कर रखा है। जैम्प स्टार्ट करने के बाद मैंने कोडिग्नाइटर, आप यहां देख सकते हैं कि हमने जैसे ही अपने फोल्डर का नाम दिया, यानी कि जो हमारे प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर है लोकल होस्ट के बाद दिया नाम, तो हमारा ये वेलकम पेज जो कोडिग्नाइटर का बाय डिफॉल्ट पेज होता है वो एक्सेस हो गए। अब एक्सेस हो गए, अब हमारा क्या होता है कि अब हम रूल के हिसाब से एक्सेस करते हैं। लेकिन पीएचपी जब हम यूज करते थे, कोर पीएचपी जब यूज करते थे, तो उस समय क्या होता था कि हम कहीं भी कोई भी फाइल को किसी भी फोल्डर में एक्सेस कर लेते थे। तो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर व्यूज के अंदर चलते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट बिना रूल का चलें, एप्लीकेशन के अंदर व्यूज के अंदर चलें, और एक फाइल है वेलकम मैसेज डॉट पीएचपी जिसमें यही कोड लिखा हुआ है जो आपको डिस्प्ले हो रहा था स्क्रीन पर। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करें तो ये क्या देगा, एक्सेस फॉरबिडन, यानी कि आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो वो किस चीज से काम हो रहा है, तो ये htaccess में जो कोड लिखे हुए हैं उससे काम हो रहे हैं। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं, कट कर दिया है मैंने ताकि आपको दिखा सकूं, अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो एक्सेस फॉरबिडन का ही देगा मैसेज, नो स्क्रिप्ट डायरेक्ट स्क्रिप्ट एक्सेस अलाउड। अब ये यानी कि कहां पर जा रहा है, ये व्यू के अंदर जैसे हम जो फाइल एक्सेस कर रहे थे, जो फाइल हम एक्सेस कर रहे थे वो फाइल एक्सेस हुआ वेलकम मैसेज कहां पर, व्यूज के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन के अंदर व्यूज के अंदर जाएंगे, व्यूज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे htaccess फाइल, सॉरी, व्यूज के अंदर में वेलकम मैसेज डॉट पीएचपी है और एरर्स फोल्डर है। इस फोल्डर को हम छोड़ देंगे एज इट इज, अभी हम कोई जरूरत नहीं है इस फोल्डर का। और वेलकम मैसेज में आप देख सकते हैं कि ये कोड था जो कि पहले दिख रहा था वेलकम टू कोडिग्नाइटर, लेकिन अब क्या दिख रहा है हमें, नो डायरेक्ट स्क्रिप्ट अलाउड। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हर कोडिग्नाइटर के फाइल में ये लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए लिख सकते हैं ताकि कोई भी अगर डायरेक्ट फाइल को एक्सेस करे तो ये मैसेज देगा, यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा, आगे का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या कर रहा है ये डिफाइंड बेस पाथ, क्या कर रहा है वो समझते हैं पहले। डिफाइंड बेस पाथ में क्या हो रहा है कि डिफाइंड कर रहा है कि अगर बेस पाथ डिफाइंड नहीं है देन एग्जिट कर दो उसको। तो बेस पाथ कहां पर डिफाइंड होता है, जो ये बाहर का index.php फाइल है यहाँ पे बेस पाथ डिफाइंड होता है जो कि फ्रेमवर्क के रूल के हिसाब से चलता है। अब अगर हम मान लेते हैं इसको भी हटा देते हैं, विदाउट सिक्योरिटी रखते हैं, तो हमारा ये पेज एक्सेस हो जाएगा। लेट्स से देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा ये पेज एक्सेस हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कोडिग्नाइटर ट्रेनिंग एप्लीकेशन व्यूज के अंदर वेलकम मैसेज डॉट पीएचपी मैंने गया था और ये एक्सेस हो गया डायरेक्टली, जबकि हमें एक्सेस नहीं होने चाहिए क्योंकि ये सिक्योरिटी वल्नरेबल है। तो अगर हम इसको कंट्रोल जेड सेव करते हैं तो ये फिर से वही मैसेज देगा ताकि एक्सेस ना हो। नेक्स्ट हम htaccess फाइल क्या कर रहा था कि इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, जितने भी हैं वो डायरेक्ट एक्सेस ना हो ताकि हमारा डेटा इधर उधर गड़बड़ ना हो, कोई डेटा चोरी ना कर सके, जिसके लिए हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए एक्सेस फॉरबिडन देगा कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, यू डोंट हैव परमिशन टू एक्सेस द रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो हमें रूल से चलने होंगे, तो ये हम हटाते हैं और इंटर करते हैं, ये आपको पेज एक्सेस हो गया। तो हम इस index.html htaccess फाइल को डिलीट नहीं करते हैं। अब इसके अंदर एरर्स है, एरर्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं जिसका अभी हमें जरूरत नहीं है, इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। बाद बाकी अगर यूज करना हो, आपको रखना हो एज इट इज बैकअप तो रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने। यहाँ पर वेलकम मैसेज केवल व्यूज के अंदर है और कंट्रोलर्स के अंदर अब चलते हैं। मेन हमारा 3 फोल्डर्स होते हैं जहां पर हम जनरली काम करते हैं, कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड व्यूज, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब चलते हैं हम कंट्रोलर में। अब रूल क्या होता है पहले मैंने बता दिया है, रूल कोडिग्नाइटर कैसे एक्सेस होता है। सबसे पहले वो जब भी हम कोई URL हिट करते हैं तो सबसे पहले index.php एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एप्लीकेशन में जाता है वो और एप्लीकेशन में राउटिंग चेक करता है। राउट मतलब क्या होता है कि रास्ता। ये जो हम बना रहे हैं लोकल होस्ट कोडिग्नाइटर ट्रेनिंग,
फोल्डर, अगर इसके अंदर हम कुछ भी ए बी सी डी जो भी दें तो ये हमारा राउट बनते जा रहा है कि ये बता रहा है कि ए के अंदर सी में जाना है। तो लेट्स से हमें एक एड्रेस होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड फोर्ट मैंने सर्च किया है, लाल किला दिल्ली, जिसमें कि बता रहा है कि ये ओल्ड दिल्ली में है, इंडिया में है। तो ये ओल्ड दिल्ली इंडिया के अंदर ओल्ड दिल्ली में है। तो उसी प्रकार यहाँ हम राउट देते हैं, राउटिंग करते हैं, जिसके बारे में आगे धीरे धीरे आपको समझ आएगी। अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब चलते हैं, पहले सबसे पहले कंट्रोलर में देखते हैं। कंट्रोलर में index.html है, इसको भी एज इट इज छोड़ देते हैं। ये सारे फोल्डर के अंदर index.html आपको मिलेंगे, देख सकते हैं। इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसे रहने दें एज इट इज। इसमें welcome.php में चलता हूँ। welcome.php में आप देख सकते हैं कि कुछ कोड लिखे हुए हैं जो कि ये बता रहा है वेलकम कंट्रोलर में। एक बात याद रखिएगा कि जो कंट्रोलर का नाम होगा यानी कि क्लास का नाम होगा वही नाम से सेव कीजिएगा फाइल को। अब वेलकम जैसे लिखा है यहाँ पर welcome.php नाम से ही सेव है और एक्सटेंड्स कर रहा है CI कंट्रोलर। CI कंट्रोलर होता है फ्रेमवर्क के एक क्लास है जिससे के फीचर्स को हम एक्सेस करते हैं। अगर आपने ओप्स कंसेप्ट पढ़ा होगा तो इसके बारे में जानकारी होगी। अब हम इसमें कुछ कमेंट्स किए गए हैं जो कि बता रहा है कि आपको एक्सेस कैसे करने हैं। तो example.com index.php वेलकम यूज करने हैं। तो अभी हमारा जैसे डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, तो हम डायरेक्ट अभी तो एक्सेस हो गया फोल्डर, लेकिन हमको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, वेलकम भाई। लेकिन वेलकम कंट्रोलर एक्सेस नहीं होगा। तो वेलकम कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए इसने बताया है कि सबसे पहले index.php यूज कीजिए, उसके बाद वेलकम यूज कीजिए। तो हम चलते हैं index.php की तरफ /welcome। index.php/welcome, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले वो index.php में जाता है, सर्च करता है और सेटिंग्स को चेक करते हैं, सेट करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोलर में जाता है या राउट में जाता है। तो हम इंटर करते हैं तो अब देख सकते हैं कि वेलकम में जो व्यू लोड थे वो आ गए। अब अगर हम index.php की बात करें तो ये हमें देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये PHP का URL है बीच में ऐसे और आगे वेलकम। तो उसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे, कैसे index.php को हटाया जाता है वो बाद में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि इस कंट्रोलर से इतने कमेंट को हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। बाद में हम इस कंट्रोलर को भी डिलीट करेंगे। अब इसमें देख लीजिए कि व्यू लोड करने का काम होता है। व्यू लोड करते हैं हम दिस लोड व्यू वेलकम मैसेज। ये वेलकम मैसेज होता है कि व्यू के अंदर जो भी फाइल्स हैं उस फाइल का नाम, यहाँ पे एक्सटेंशन हम कभी भी नहीं देते हैं। तो अब क्या होगा, ये तो हमने कंट्रोलर देखा और व्यू देखा, लेकिन इससे पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें चाहिए, जैसे कि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए कॉन्फ़िग फाइल मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि कॉन्फ़िग फाइल में हम सेट करेंगे। तो कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जाते हैं। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग फाइल है। अभी फिलहाल हम कॉन्फ़िग फाइल और डेटाबेस फाइल ये दो फाइल में देखेंगे, बाद बाकी एज इट इज सभी को छोड़ देंगे, आगे हम देखते चलेंगे। कॉन्फ़िग फाइल में जाते हैं। कॉन्फ़िग फाइल में आपको सिंपल यहाँ पे बेस यूआरएल सेट करना है। बेस यूआरएल जैसे सेट करते हैं तो बेस यूआरएल हमारा है http localhost/ ये है मेरा बेस यूआरएल कोडिग्नाइटर ट्रेनिंग। ये है मेरा बेस यूआरएल, मैंने बेस यूआरएल सेट कर दिया है। बाद बाकी इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको, बाद बाकी धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको बंद कर देते हैं। बेस यूआरएल सेट कर दिया मैंने। अब डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस में आप देखिएगा ये कमेंटेड किया हुआ है कोड, ये बताया हुआ है कैसे क्या यूज करना है। इसको हम रहने देते हैं एज इट इज। अब नीचे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस का सेटिंग करना है। तो डेटाबेस सेटिंग में ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर यूजर नेम, सबसे पहले होस्ट नेम देना है, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, ये चार चीज ही देना होता है जनरली। और हम PHP के साथ अभी तक जनरली MySQLi यूज किए हैं और अभी इस प्रोजेक्ट में मैं MySQLi यूज करूंगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम देंगे। तो उसके लिए चलते हैं हम लोकल होस्ट। PHP-MyAdmin में मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ। PHP-MyAdmin में एक डेटाबेस बनाऊंगा जिसका कनेक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट करूंगा। अगर आपको डेटाबेस से काम नहीं है तो विदाउट डेटाबेस सेटअप किए बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन
हम जब PHP के साथ काम करते हैं तो हमें जनरली डेटाबेस के काम पड़ते ही हैं, चाहे कितने भी छोटे प्रोजेक्ट हों। तो हम यहाँ पे चलते हैं, न्यू में क्लिक करते हैं और एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कोडिग्नाइटर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं कोडिग्नाइटर ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि हमारा डेटाबेस नेम मैच करे। अब यहाँ पे यूजर नेम सबसे पहले सेट करते हैं, तो याद रखिएगा कि यूजर नेम अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो लोकल होस्ट का यूजर नेम यानी कि लोकल सिस्टम का यूजर नेम जो कि रूट होता है। पासवर्ड हमने कुछ सेट नहीं किया है, अगर आपने सेट किया है जैम्प में पासवर्ड तो सेट कर सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज एम्प्टी रहने दें। नेक्स्ट डेटाबेस नेम सेव कर देता हूँ पेस्ट करके। अब मैं एज इट इज इसको क्लोज कर देता हूँ। कॉन्फ़िग फोल्डर में हमें 2 ही सेटअप करने थे जनरली, बाद बाकी धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी होती है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते जाते हैं वैसे हम सेट करते हैं, बाद बाकी एज इट इज छोड़ देते हैं। अब डेटाबेस तो हमने सेट कर दिया, अब चलते हैं इस पेज पर और रिफ्रेश करते हैं तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आए क्योंकि अभी हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंट्रोलर में देखेंगे और व्यू देखेंगे और मॉडल देखेंगे। तो उससे पहले कंट्रोलर में जितने भी फाइल हैं वो डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, व्यू में भी जाते हैं, वेलकम मैसेज को डिलीट कर देते हैं ताकि हम शुरू से देख सकें। कॉन्फ़िग फोल्डर में कुछ नहीं करने हैं, कंट्रोलर और व्यू में मैंने डिलीट कर दिया। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो इसके आगे चलेंगे जो कि हम सीखेंगे कि कंट्रोलर कैसे लोड करेंगे और कंट्रोलर का राउट कैसे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।